Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC403 and here we are in lecture number 5A of unit number 4. So in the previous lecture basically we have covered all the properties of Z transform, the different properties we have seen, linearity, reversal, shifting, scaling, multiplication, main important convolution कैसे calculate करते हैं using Z transform जो कि हमने वहाँ पे बहुत important property देखी है, and how we can calculate the initial and the final value theorem when the given function Z transform is given, right? xz अगर given है तो किस तरह से हमें final value और initial value को calculate करते हैं without calculating its inverse Z transform, right? नाउ अब अगर मैं बात करूं इस लेक्चर में तो हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे एंड दैट इज कॉल्ड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए वी विल रिक्वायर दिस इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट होने के बाद ही एक्चुअल कन्वोल्यूशन कैलकुलेट होता है। जब दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन बोला जाए तो प्रॉपर्टी तो केवल ये कहती है कि कन्वोल्यूशन को हमने सिंपली मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म, बट जब तक मैं उसका इनवर्स नहीं करूंगा तब तक मैं एक्चुअल कन्वोल्यूशन नहीं कैलकुलेट कर सकता। दैट्स व्हाई आई रिक्वायर्ड दिस इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जिसको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो यहाँ पे चलता है वो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। So, inverse Z transform by partial fraction, I have straightforward taken up a question कि you have given x of z is equal to 1 upon 1 minus 1.5 z inverse plus 0.5 z minus 2 and determine you have to determine xn if the ROC conditions are given। यहाँ पे कुछ ROC condition given है जिसके बेस पे मुझे xn कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इस ROC कंडीशन को अभी यहाँ पे भूल जाता हूँ क्योंकि फिलहाल मुझे पहले समझना है कि बेसिकली इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कैसे होता है। सो फॉर इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है x ऑफ z इज इक्वल टू दिस फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए कि आप अपने गिवन फंक्शन को पॉजिटिव पावर ऑफ z में कन्वर्ट करेंगे, राइट? अगर ये नेगेटिव पावर में गिवन है तो जस्ट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पावर। जी हाँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0.5 1 बाई z, राइट? और इसी तरह से हो जाएगा 0.5 z स्क्वायर। तो अगर मैं इसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करूँ तो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 1.5 z प्लस 0.5, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव पावर कन्वर्जन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पावर, पहला स्टेप। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, अब हम इस नीचे वाले फैक्टर को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं जो नीचे हमारे पास इक्वेशन बनी है। तो अगर हम यहाँ पे इसे इक्वेशन को फैक्टराइज करें तो ये बन जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 और z माइनस 0.5। जी हाँ, ये दोनों फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद योर कैलकुलेटर। जस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर हियर, फैक्टराइज कर दीजिए, यू विल गेट द फैक्टर x ऑफ z इज इक्वल टू दिस वन। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप आपका लगता है नाउ कन्वर्ट इनटू लाइक xz डिवाइड बाय z। जी हाँ, क्योंकि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन में रूल होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम जनरली यहाँ पे स्टेप यूज करते हैं xz बाय z सो डैट अगर मैं यहाँ z से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ तो दिस फंक्शन बिकम z ओवर z माइनस 1 मल्टीप्लाई z माइनस 0.5। तो एक्चुअली अब आपके न्यूमरेटर की पावर जो मैक्सिमम पावर z की है वो 1 रह गई और जबकि डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर क्या है, अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर क्या थी, स्क्वायर। सो इस चीज को ब्रेक करने के लिए कि हमारे न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर पावर, बिकॉज ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है, हम यहाँ पे ये स्टेप अप्लाई करेंगे xz अपॉन z। तो अगर क्वेश्चन z इनवर्स की फॉर्म में गिवन है उसे z की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, पहला स्टेप। z की फॉर्म में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, z की फॉर्म वाले क्वेश्चन को xz बाय z कीजिए, देन वी गेट दिस वैल्यू। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू, नाउ पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई होंगे और वो कहता है a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 0.5, राइट? ये आपकी वैल्यू बनती है एज पर द पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू z माइनस 0.5 और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस b इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा z। एलसीएम से एलसीएम बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं बिकॉज a और b के नीचे आपके सिंपल पोल है। तो इफ यू रिमेंबर सिंपल पोल जब होते हैं तो a और b की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, सिंपली पुट z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं z माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करूंगा यानी इस फैक्टर को 0 पुट करूंगा सो आई विल गॉट a वैल्यू। और सेकेंड टाइम मैं z माइनस 0.5 इक्वल टू 0 पुट करूंगा सो ये b वाला फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अभी वैल्यू कहां पुट करनी है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है इस इक्वेशन में जो हमने यहाँ
यहाँ पे आफ्टर एलसीएम ये कैलकुलेट किया है, राइट। सो पुट z माइनस वन इज इक्वल टू 0, दैट मीन z माइनस वन तो 0 हो गया, तो z की जगह अल्टीमेटली क्या है, z की जगह अल्टीमेटली 1 पुट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम 1 पुट करेंगे दिस बिकम 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.5, यहां से मैं a की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 2, राइट। 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5, 1 डिवाइड बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 2। सिमिलरली द सेकंड स्टेप z माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0, तो जैसे आप इस इक्वेशन में z माइनस 0.5 को 0 करोगे a वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो यहां से z की वैल्यू क्या बनी, z की वैल्यू बनी 0.5, तो अगर 0.5 इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो नाउ दिस सेज 0.5 इज इक्वल टू a वाला कंपोनेंट 0 हो चुका, बिकॉज हमने z.5 को 0 रख दिया है, z माइनस 0.5 को, और यहां पे b की वैल्यू बच जाएगी, b इंटू z की वैल्यू क्या रखी है 0.5 माइनस 1, तो यहां से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 0.5 माइनस 1 दैट इज माइनस ऑफ 0.5, माइनस 0.5 डिवाइड 0.5 तो आप करेंगे तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। So what is the value of a? A is 2 and b is minus 1. तो this is the simple rule of your partial fraction कि a upon something, b upon something। तो अगर इस सिंपल पोल है, मतलब पावर नहीं है इनमें, अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे जहां पे पावर भी आती है, तो उस केस में कैसे करना है वो भी देखेंगे, बट यहाँ पे जब पावर नहीं है तो these are called सिंपल पोल, या आप कह सकते हो पोल ऑफ ऑर्डर 1, राइट। और जब सिंपल पोल होते हैं तो उस केस में आप सिंपली इनकी वैल्यू को 0 रख के कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सो a और b की वैल्यू वापस से अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो दिस x ऑफ z डिवाइड बाय z बिकम व्हाट, 2 अपॉन z माइनस 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 0.5, ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, राइट। तो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के बाद वापस से ये जो हमने डिवाइड बाय z किया था, नाउ दिस z विल मल्टीप्लाई ओवर हियर, सो ये x ऑफ z कन्वर्ट हो जाएगा, दिस बिकम 2z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस 0.5, और फाइनली आप इस फंक्शन को फिर से z माइनस पावर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो अगर मैं इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, नीचे से z को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 1 माइनस z इनवर्स, तो z से z कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहां नीचे से अगर मैं z को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 z इनवर्स, और z से z कैंसिल आउट होने के बाद हो गया ये वैल्यू 1, राइट। तो दिस इज द बेसिकली रिक्वायर्ड फंक्शन जो हम अपने गिवन फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लाए हैं, सो दैट अब मैं इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ले सकता हूं। अब ये जो दोनों फैक्टर हैं ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखे हैं, एंड आई नो दैट कि अगर मैं यहां पे लिख दूं इन टेकिंग इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, तो ये किसका इनवर्स है, मतलब ये किसका z ट्रांसफॉर्म है, जी हां 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स किसका z ट्रांसफॉर्म होता है, un का। तो अगर हम यहां पे लिख देंगे ये इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लें तो ये हो जाएगा 2 ऑफ un, राइट। सिमिलरली इस फैक्टर ये किसका z ट्रांसफॉर्म है, 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स, तो ये किसके लिए z ट्रांसफॉर्म होता है, ये होता है a टू द पावर n un का z ट्रांसफॉर्म। तो दैट मींस अगर मैं यहां पे लिखूंगा इनवर्स z ट्रांसफॉर्म तो इसका इनवर्स कौन बना, इसका इनवर्स बना 0.5 टू द पावर n, 0.5 टू द पावर n ऑफ un, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द z inverse z transform, that is xn is equal to 2un minus 0.5 to the power n un, राइट। तो अल्टीमेटली जो कि मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बोल रहा था, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही सेम फॉर्मूले हैं जो हमने z ट्रांसफॉर्म में पढ़े हैं। हमें यहाँ पे अपने फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर देखना है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ये किसका z ट्रांसफॉर्म है, वो z ट्रांसफॉर्म एज इट इज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, राइट। तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स z ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आऊं तो क्वेश्चन कह रहा था कि इनवर्स z ट्रांसफॉर्म तो करना है, बट कुछ आरओसी रीजंस कंडीशन मेरे पास डिफाइंड थी। तो अब इस केस में हम z ट्रांसफॉर्म को कैसे लिखते हैं, मतलब इनवर्स z ट्रांसफॉर्म को कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, वहीं से लेके आऊं, तो हमने x ऑफ z कैलकुलेट कर लिया है 2 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0.5 z इनवर्स, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप सपोज z ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं एंड दिस इज योर रिजल्ट, राइट। तो हमने आरओसी कैलकुलेट करना सीखा था, कैसे सीखा था, इफ दिस इज माय रिजल्ट और मैं आपको बोलूं आरओसी कैलकुलेट करो, सो हमने वहां सीखा था कि 1 माइनस z इनवर्स इज ग्रेटर देन 0, यानी 1 इज ग्रेटर देन 1 बाई z और z इज ग्रेटर देन 1, राइट। सिमिलरली 1 माइनस 0.5 z इनवर्स इज ग्रेटर देन 0, यानी 1 इज ग्रेटर देन 0.5 बाई z और z इज ग्रेटर देन व्हाट 0.5, राइट। तो यानी कि अगर मैं आपको वहां पे बोलता, अगर आप z ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसी क्वेश्चन का और आपसे पूछा जाए आरओसी, सो आरओसी कंडीशन आप इसी तरह से चेक करते हैं और फाइनल आरओसी क्या बोलते हैं, फाइनल आरओसी वो होता जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, जी हाँ z मॉड इज ग्रेटर देन 1, अगर ये हमारा आरओसी है तो उस केस में दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, 1 से ग्रेटर होने वाला 0.5 से अपने आप ग्रेटर हो जाएगा, यही हमने आरओसी कैलकुलेशन में सीखा था, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द
आरओसी डेफिनेशन, अगर मैं बोलता कि इस फंक्शन का आरओसी कैलकुलेट कीजिए तो आपके अकॉर्डिंग आरओसी होता z इज ग्रेटर देन 1। अब यहां पे जो बोलता है डिटरमाइन xn इफ आरओसी z इज ग्रेटर देन 1, यानी ये कंडीशन मैच कर रही है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सो दैट मींस कैलकुलेटेड कंडीशन और ये जिस कंडीशन में इनवर्स z ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है सेम है, तो उस केस में हमारा इनवर्स z ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 0.5 टू द पावर n u ऑफ n, जो अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि व्हाट इज द बेसिक इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, राइट। सो यहां पे जब कैलकुलेटेड आरओसी मैच करता है विद द गिवन आरओसी से, तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं है। बट व्हाट हैपेंस अगर मैं आरओसी की सेकंड कंडीशन लूं, आरओसी सेकंड कंडीशन सेज नाउ z mod इज लेस देन 0.5, अगर ये कंडीशन है तब क्या होगा? तो एज पर दिस कैलकुलेटेड आरओसी कहता है z mod ग्रेटर देन 1 और z mod ग्रेटर देन 0.5, राइट। दोनों फैक्टर्स के लिए हमने आरओसी कैलकुलेट किया है, बट अब वो कहता है z mod इज लेस देन 0.5, दैट मींस दोनों ही कंडीशन हमारी फेल हो रही है ना, राइट। दोनों कंडीशन फेल हो रही है। गिवन कंडीशन है z इज लेस देन 0.5, जबकि आरओसी कंडीशन कहता है कि 0.5 से z की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, यानी यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फेल होने का मतलब होता है कि हम आरओसी को कैसे लिखेंगे। इस टाइम जो आप आरओसी लिखेंगे उसमें आप लगाएंगे un की जगह माइनस ऑफ u माइनस n माइनस 1, राइट। आपका आरओसी जो है, क्योंकि आपका आरओसी वैल्यू चेंज हो गई, कंडीशन फेल हो रही है, तो बस यहां पे ध्यान रखिएगा नॉर्मल केस में हम इसका z ट्रांसफॉर्म क्या लिखते हैं 2 टू द पावर un, 2 इंटू un। अब मैं क्या लिखूंगा, 2 अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, बट दिस un इज रिप्लेस बाय माइनस ऑफ u माइनस n माइनस 1। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये भी फेल हो रहा है, तो इसका अगर नॉर्मल कंडीशन में आरओसी लिखते तो क्या लिखते 0.5 टू द पावर n un। अब क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन का हो गया पॉजिटिव साइन, क्योंकि साइन चेंज होगा 0.5 टू द पावर n और un की जगह u माइनस n माइनस 1। सो केवल अगर आपके आरओसी कंडीशन चेक करनी है, वो आरओसी कंडीशन फेल होती है, तो उस पर्टिकुलर un की जगह माइनस ऑफ u माइनस n माइनस 1 को रिप्लेस कर देंगे। लाइक इन द थर्ड केस, अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो थर्ड केस कहता है z इज ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 1। तो हमारे अकॉर्डिंग आरओसी z इज ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0.5 है। सो यहां पे कहता है z ग्रेटर देन 0.5 तो है बट लेस देन 1 है, यानी कौन सी आरओसी कंडीशन फेल हो गई? जी हां, ये वाली कंडीशन z ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन फेल हो गई। तो नॉर्मल केस में इसका जो हमारा z इनवर्स z था 2un माइनस 0.5 टू द पावर n un। अब अगर मैं इस थर्ड कंडीशन यानी थर्ड केस में इस आंसर को लिखूंगा, सो मैं आंसर लिखूंगा 2u माइनस n माइनस 1, क्योंकि ये कंडीशन तो फेल हो रही है बट ये कंडीशन पास हो रही है, तो इस कंडीशन में कोई चेंज नहीं, इस कंडीशन को हम एज इट इज लिख देंगे। तो आरओसी को डिफरेंट रीजन में क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप आरओसी कैलकुलेशन करना जानते हैं, तो अगर z की वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इन दैट केस आपको इस un की जगह माइनस ऑफ u माइनस n माइनस 1 रिप्लेस करना है एंड देन यू विल राइट द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। तो पहले गिवन फंक्शन का सिंपल z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लीजिए, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद अगर आपको आरओसी की कंडीशन मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम केवल अपने आंसर को चेंज करते जाते हैं, right? Now let us take another example on this inverse z transform. So we have given question x of z is equal to z minus 1 divided by z square minus 4z plus 4. अब जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इनटू पॉजिटिव पावर ऑफ z, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पॉजिटिव पावर ऑफ z में दिया है, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इन पॉजिटिव पावर। Now what is the second step? Second step says xz upon z. जी हाँ, दोनों साइड z से डिवाइड करना। अब जब मैं दोनों साइड z से डिवाइड करूंगा तो ये फंक्शन बेसिकली बन जाएगा z माइनस 1 डिवाइड बाय z इंटू, अगर हम इस गिवन पॉलिनॉमियल के फैक्टर फॉर्म कन्वर्ट करें तो ये बनेगा z माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट? सो व्हाट इज माय xz अपॉन z बिकम्स, तो xz अपॉन z बिकम z माइनस 1 डिवाइड बाय z माइनस 2 होल स्क्वायर, जिसका मुझे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं इस फंक्शन का करूंगा तो इफ यू रिमेंबर द पार्शियल रूल, तो यहाँ पे एक सिंपल पोल है जिसके लिए हो गया a बाई z। अब यहाँ पे z माइनस 2 होल स्क्वायर है तो दिस विल बी रिटन एज b अपॉन z माइनस 2 देन c अपॉन z माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट? ऐसे लिखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस z माइनस 1 इज इक्वल टू a में किसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, दैट इज z माइनस 2 होल स्क्वायर, b में किसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, दैट इज z माइनस 2 इंटू z, और c में केवल आएगा z की मल्टीप्लाई,
राइट। तो दिस इज द इक्वेशन आफ्टर मेकिंग अ एलसीएम। अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है एबीसी की, तो एबीसी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता हूं? ए के नीचे सिंपल पोल है, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं पुट z इज इक्वल टू 0, तो यहां पे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बी कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा, सी कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। z को जैसे ही आपने 0 किया तो यहां पे बचा -1, -1 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज 4। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? दैट इज -1/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली b की वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो z-2 को अगर मैं 0 पुट कर दूं, यानी पुट z-2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये सिंपल पोल है। अगर आपने यहाँ पे z-2 को 0 पुट कर दिया तो a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कौन सी? दैट इज z-2 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 2, तो 2 - 1 इज इक्वल टू c इंटू 2, यानी कि c की वैल्यू क्या हो गई? c की वैल्यू हो गई 1/2, राइट। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो दो वैल्यू हमारे पास सिंपल पोल से आ गई, बट अब मैं b की वैल्यू कैसे लेके आऊं? सो b की वैल्यू कैलकुलेट हम डायरेक्टली यहां से नहीं कर सकते, बिकॉज इस क्वेश्चन में b के नीचे एक तरह से सिंपल पोल जो था वो c की वैल्यू दे रहा है। सो b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कंपैरिजन रूल लगाना पड़ेगा। जी हाँ, कंपैरिजन का मतलब है कि इस इक्वेशन में कंपेयर करना पड़ेगा z की टर्म्स। अब b बेसिकली कहां पे बन रहा है? अगर मैं z स्क्वायर की टर्म कंपेयर करूं, देखिए यहाँ पे z स्क्वायर बनेगा ना, z स्क्वायर इंटू b। तो सिंपली अगर मैं z स्क्वायर के टर्म्स कंपेयर करूं, तो z स्क्वायर के टर्म्स कंपेयर करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई टर्म है? कोई टर्म नहीं है, दैट इज 0। यहां पे अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक टर्म बनेगी, दैट इज a z स्क्वायर, तो यहां पे a टर्म आएगी z स्क्वायर के अंदर, और सिमिलरली यहां पे z स्क्वायर की एक टर्म बनेगी प्लस b। c में तो कोई टर्म नहीं है, सो दैट मींस z स्क्वायर की टर्म कंपेयर करूं तो मेरे पास इक्वेशन बनती है 0 इज इक्वल टू a प्लस b। a की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b बिकम्स? तो b हमारे पास हो जाएगा 1/4, बिकॉज a इज ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज -1/4। So this is the simple way how you will calculate the value of a, b and c. So a, b, c की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी वापस से अपने इस इक्वेशन में रख देंगे, तो what is my function becomes? xz by z is equal to a की वैल्यू पुट करें तो ये हो गया -1/4 डिवाइड बाय z, प्लस b की वैल्यू 1/4, तो 1/4 डिवाइड बाय z-2, देन उसके बाद c की वैल्यू है 1/2, सो प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय z-2 होल स्क्वायर, राइट। अब ये हो गया हमारा xz by z। मुझे तो इनवर्स में आना है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस z ओवर हियर। तो जैसे ही आप z की मल्टीप्लाई सामने करेंगे तो ये बन जाएगा -1/4, ये बन जाएगा +1/4 z डिवाइड बाय z-2, ये हमारा हो जाएगा +1/2 z डिवाइडेड बाय z-2 होल स्क्वायर। And finally we will convert this into inverse power of z, तो -1/4 as it is रहने वाला है। यहाँ पे आपने z कॉमन लिया तो ये फैक्टर बन जाएगा 1/1 - 2 z इनवर्स, और सिमिलरली अगर यहाँ से z कॉमन लूं तो एक तरह से नीचे z स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 - 2 z इनवर्स होल स्क्वायर बनेगा। ऊपर z है तो एक z से एक z कैंसिल आउट होगा, ये z कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। तो अगर मैं इसे नेगेटिव पावर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये फैक्टर आपको बनेगा हाफ ऑफ z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 - 2 z इनवर्स होल स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड x ऑफ z जो हम अपने पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अपने गिवन फंक्शन को लेके आए। अब मैं इसका यहां पे इन्वर्स कर सकता हूं, बट कंडीशन है कि ये जितनी भी टर्म्स आपने सेपरेट करी हैं, ये सारी सेपरेट टर्म अपने आप में स्टैंडर्ड फंक्शन रिप्रेजेंट करें कि हाँ इनका z ट्रांसफॉर्म आपको पता हो। तो अगर मैं -1/4 की बात करूं तो मुझे पता है कांस्टेंट का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 किसका z ट्रांसफॉर्म होता है? दैट इज del n का। तो अगर यहाँ -1/4 है तो -1/4 इज अ कांस्टेंट, वैल्यू तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 का इनवर्स हो जाएगा del n, राइट। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट है, और ये वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 1 - 2 z इनवर्स, सो 1/1 - a z इनवर्स, ये किसका z ट्रांसफॉर्म होता है? जी हाँ, a to the power n un। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गया 2 की पावर n और un। सिमिलरली नाउ द कम्स अप टू दिस फंक्शन। अब ये फिर से देखिए वही सेम चीज आ रही है, ऊपर z इनवर्स की फॉर्म आ रही है, नीचे 1 - 2 z इनवर्स का स्क्वायर आ रहा है। तो इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर मैंने बोला था अगर ऊपर z इनवर्स आ रहा हो तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी होगी? जी हाँ, इसमें शिफ्टिंग लगी होगी। बट दिस टाइम इफ यू कैन सी कि हाँ नीचे स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर किस में बनता है? स्क्वायर बनता है जब हम मल्टीप्लीकेशन बाय n यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर मैं इस 1/1 - a z इनवर्स को डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि दिस विल बी रिटन एज z ओवर z माइनस a, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में ले जाएंगे यानी a n इंटू यू एन करेंगे, तब यहाँ पे बनेगा z माइनस a होल स्क्वायर, z माइनस a नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट ऊपर वाले का 1 माइनस ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट नीचे वाले के लिए 1। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू बन जाती है कितनी? माइनस ऑफ a z माइनस 1 z माइनस a होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में कि इस डिफरेंशिएशन के साथ साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होता है? माइनस z का मल्टीप्लाई होता है। तो इस माइनस z की वजह से ये बेसिकली क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ a z,
राइट। अब अगर मैं इसे वापस इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो यहां से जेड स्क्वायर कॉमन लूंगा ना, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा ए जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए जेड इनवर्स होल स्क्वायर। गॉट इट। अब ए जेड इनवर्स यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो केवल जेड इनवर्स है, ए नहीं है ना, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 2 लेके आऊंगा तो दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही मुझे करना पड़ेगा क्या, डिवाइड। तो अल्टीमेटली ये फैक्टर क्या बदल जाएगा, ये फैक्टर किसका इनवर्स बना, 1/4, क्योंकि ये तो हो गया कांस्टेंट। और आगे जो बना वो बना आपका 2z इनवर्स डिवाइड बाय 1 माइनस 2z इनवर्स होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए जेड इनवर्स डिवाइड बाय 1 माइनस ए जेड इनवर्स होल स्क्वायर। और ये किसका जेड ट्रांसफॉर्म है, ये जेड ट्रांसफॉर्म होता है n इंटू ए एन इंटू यू एन, यानी कि n इंटू 2 टू द पावर n इंटू यू एन, राइट। तो दिस इज द वे हाउ यू विल कैलकुलेट, हाउ विल यू सॉल्व द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बोला था इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के, कि जितना हमने जेड ट्रांसफॉर्म किया है वो मुझे याद रहना चाहिए। जब वो मुझे याद होगा तभी मैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इजीली कॉल कर पाऊंगा प्रॉपर्टी अप्लाई करके, कि हाँ ये फंक्शन जो यहाँ पे बन रहा है, ये फंक्शन कौन सी वैल्यू, कौन सी प्रॉपर्टी का अप्लाई करके बन सकता है। नीचे स्क्वायर बन रहा है, क्यूब बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी लगी है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं, जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करता हूं, ऑटोमेटिकली मुझे अपना इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिल जाती है, राइट। अभी 2-3 क्वेश्चन आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत सिंपल लगती है और हमें इजीली समझ में आने भी लग जाती है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सिग्नल xn जो कि हमने यहाँ पे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेट किया है, राइट। सो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म एक बेसिक मैंने आप लोगों के सामने रखा है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही हमें यूज करना है जिसके थ्रू हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे। बट अभी आगे लेक्चर्स हैं जिनमें हम और प्रैक्टिस करेंगे, सो स्टे ट्यून विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे टू फाइंड आउट द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।